हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास सब्जेक्ट ज्योग्राफी। हाँ तो बच्चों, हमारा 10वां चैप्टर चल रहा था परिवहन एवं संचार। और उसमें हमने स्थल परिवहन में सड़क परिवहन को बता दिया था। सड़क परिवहन और सड़क परिवहन में बहुत सारी चीज़ें हमने बताई थी। राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जिला सड़कें, अन्य सड़कें, सीमांत सड़कें, ये सारी चीज़ें बताई थी। तो बच्चों चलिए आज हम बात करते हैं रेल परिवहन की। देखिए बच्चों, रेल परिवहन जिसको आगे हम बात करते हैं अभी। देखिए रेल परिवहन, भारतीय रेल जाल विश्व के सर्वाधिक लंबे रेल जालों में से एक है। यानी रेलवे की लंबाई, भारतीय रेलवे की लंबाई जो है विश्व के जो सर्वाधिक लंबे रेल मार्ग हैं उनमें से एक है। यह माल एवं यात्री परिवहन को सुगम बनाने के साथ साथ, यानी यह परिवहन माल लाने ले जाने के लिए और यात्री के परिवहन को सुगम बनाने के साथ साथ आर्थिक वृद्धि का मतलब होता है पैसे भी कमाता है। ये आर्थिक वृद्धि में भी योगदान देता है। महात्मा गांधी जी ने कहा था, अंडरलाइन कर लेना बच्चों, कि भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृति के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया है। जब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चालू किया था तो गांधी जी ने आह्वान किया था कि सभी भारतीय लोग इकट्ठे हो जाएं। तो जो सभी भारतीय लोग थे वो रेलवे के माध्यम से आए थे। वो सभी धर्मों के लोग थे, सभी संस्कृति के, अलग अलग प्रकार की वेशभूषा, भाषा, सभी संस्कृति के लोग एक साथ इकट्ठे हुए थे। तब ये महात्मा गांधी जी ने कहा था भारतीय रेलवे के बारे में। अब अंडरलाइन कर लेना बच्चों, भारत में भारतीय रेल की स्थापना, यानी भारत में पहली रेलगाड़ी सन 1853 में शुरू की गई थी। तो इसकी स्थापना 1853 में हुई तथा मुंबई यानी बम्बई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर लंबी रेल लाइन निर्मित की गई। ये पहली रेलवे लाइन थी। देश में भारतीय रेल सरकार का विशालतम उद्यम है। जो इंडियन रेलवे है वो गवर्नमेंट का सेक्टर है और बहुत बड़ा उद्यम है। भारतीय रेल जाल की कुल लंबाई जो है वो 66,030 किलोमीटर है 31 मार्च 2015 के आंकड़ों के अनुसार। इसका अति विशाल केंद्रीकृत रेल प्रबंधन तंत्र पर अत्यधिक दबाव डालता है। अतएव भारतीय रेलवे को 16 मंडलों में विभाजित किया गया है। कितने मंडलों में बच्चों? 16 मंडलों में विभाजित किया गया है। ये आप देख सकते हैं, ये 16 रेल मंडल हैं। तालिका 10.2 में भारतीय रेल मंडल मुख्यालय हैं। तो देखिए, सबसे पहले सेंट्रल यानी बीच का मुंबई, CST बोलते हैं। ईस्टर्न यानी पूर्व का कोलकाता। ईस्ट सेंट्रल यानी पूर्व मध्य हाजीपुर। ईस्ट कोस्ट यानी भुवनेश्वर। नॉर्दर्न नई दिल्ली। नॉर्थ सेंट्रल इलाहाबाद में। नॉर्थ ईस्ट यानी दिशाओं को 16 भागों में बांट दिया बच्चों और दिशाओं के आधार पर इनके मुख्यालय निर्धारित कर दिए हैं। तो गोरखपुर। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर यानी मालेगांव गुवाहाटी असम में। नॉर्थ वेस्टर्न यानी जयपुर यानी उत्तरी पश्चिमी। सदर्न यानी चेन्नई दक्षिण। साउथ सेंट्रल यानी सिकंदराबाद। साउथ ईस्टर्न यानी दक्षिण पूर्व यानी कोलकाता। साउथ ईस्ट सेंट्रल यानी बिलासपुर। साउथ वेस्टर्न हुबली। वेस्टर्न यानी मुंबई चर्चगेट। और वेस्ट सेंट्रल यानी जबलपुर। इस तरीके से ये 16 मुख्यालय हैं। 16 मुख्यालयों में ये सेंटर बटा हुआ है। तो देखिए बच्चों, क्या आप जानते हैं, इसकी देखते हैं कि रेलवे पटरी की चौड़ाई, जो 2 पटरियां होती हैं ये वाली, इन पटरियों के बीच की जो चौड़ाई है उसके आधार पर भारतीय रेल को 3 वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहले बड़ी लाइन, जिसे ब्रॉड गेज कहते हैं। ब्रॉड गेज में क्या होता है, रेल पटरियों की जो बीच की दूरी होती है वो 1.616 होती है मीटर। 1.616 मीटर होती है। और ब्रॉड गेज की लाइन की कुल लंबाई सन 2016 में
60,510 किलोमीटर थी भारत में। दूसरी लाइन है मीटर लाइन, जैसा कि नाम से पता है मीटर गेज कहते हैं इसको। इसमें दो रेल पटरियों के बीच की जो चौड़ाई होती है वो 1 मीटर होती है। दोनों के बीच में कितनी? 1 मीटर, 1 मीटर होती है। इसकी कुल लंबाई देश में 2016 तक 3,880 किलोमीटर थी। छोटी लाइन देखिए जिसे नैरो गेज कहते हैं। इसमें दो पटरियों के बीच की चौड़ाई, यह दूरी जो है वो 0.762 मीटर या 0.610, इन दोनों में से कोई सी भी हो सकती है। इसकी कुल लंबाई 2016 तक 2,297 किलोमीटर थी। यह प्राय पर्वतीय क्षेत्रों तक सीमित है, जो पर्वतीय क्षेत्रों में बनाई गई है। इसके बाद देखिए बच्चों, भारतीय रेल ने मीटर तथा नैरो गेज रेल मार्गों को ब्रॉड गेज में बदलने के लिए व्यापक कार्यक्रम शुरू कर दिया है। कहने का मतलब जो मीटर गेज और छोटी लाइन है उनको अब चेंज किया जा रहा है, बदला जा रहा है ब्रॉड गेज में, क्योंकि ज़्यादातर जो भारतीय रेलवे हैं रेल हैं वो सब ब्रॉड गेज में आ रही हैं, तो इसलिए उनको परिवर्तित किया जा रहा है, ब्रॉड गेज में पूरी लाइनें बदल दी जा रही हैं। इसके अतिरिक्त वाष्प चालित यानी वाष्प से चलने वाले इंजनों के स्थान पर अब डीजल और विद्युत से चलने वाले इंजनों को लगाया गया है। इस कदम से रेलों की गति बढ़ने के साथ साथ उनकी ढुलाई क्षमता भी बढ़ गई है, यानी रेलों की स्पीड बढ़ गई है प्लस उनके जो ढुलाई क्षमता होती है माल को ढोने की वो भी बढ़ गई है। कोयले द्वारा चालित वाष्प इंजनों के प्रतिस्थापन से रेलवे स्टेशनों के पर्यावरण में भी सुधार हुआ है। कहने का मतलब जो धुआं निकलता था कोयले को जला करके उसमें सुधार हुआ है ताकि पर्यावरण प्रदूषण कम हो। इसके अलावा बच्चों मेट्रो रेल जो है, मेट्रो रेल आपने देखा होगा, ये अंतः नगरीय सेवा होती है रेल की। तो मेट्रो रेल ने कोलकाता और दिल्ली में नगरीय परिवहन व्यवस्था में क्रांति ला दी है। डीजल चालित बसों की जगह पर सीएनजी चालित वाहनों के साथ साथ मेट्रो रेल का प्रचलन नगरीय केंद्रों के वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। यानी जिससे प्रदूषण होता है उनकी जगह पर नए नए सीएनजी चालित मेट्रो रेल इनके प्रचलन से नगरीय केंद्रों में जो वायु प्रदूषण की समस्या है वो कम करने का एक महत्वपूर्ण कदम है ये। ब्रिटिश उपनिवेशवाद यानी जब अंग्रेजों का शासन था उसके दौरान से ही शहरी क्षेत्र कच्चा माल सामग्री उत्पादन क्षेत्र बन गए। बागान तथा अन्य व्यावसायिक फसल क्षेत्र, पहाड़ी स्थल तथा छावनी क्षेत्र जो हैं वो रेल मार्गों से अच्छी तरह से जुड़े हुए थे। ये मुख्य रूप से संसाधनों के शोषण हेतु विकसित किए गए थे। ज़्यादातर इनका विकास अंग्रेजों ने किसके लिए किया गया था? भारत के संसाधनों का शोषण करने के लिए, तो ताकि वो अपने देश का विकास कर सकें। देश की स्वतंत्र प्राप्ति के बाद जब देश को हमारे को स्वतंत्रता मिली सन 1947 में हमारे भारत को स्वतंत्रता मिली, यह आपको मत मालूम होना चाहिए 15 अगस्त। तो उसके बाद इन रेल मार्गों का विस्तार अन्य क्षेत्रों में भी किया गया। इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण कोंकण रेलवे का विकास है, जो भारत के पश्चिमी समुद्री तट जो है पश्चिम का, उसके साथ मुंबई और मंगलुरु के बीच सीधा संपर्क उपलब्ध कराता है। आइए देखते हैं ये क्या है कोंकण रेलवे मार्ग। देखिए, एक हमारा तट है भारत का समुद्री तट, ये वाला तट है, तो इस वाले तट को क्या कहते हैं? कोंकण तट कहते हैं। या मुंबई से और कर्नाटका मंगलौर तक। तो देखिए बच्चों, 1998 में कोंकण रेलवे का निर्माण भारतीय रेल की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। 1998 में यह 760 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग है जो महाराष्ट्र में स्थित रोहा को कर्नाटक के मंगलौर से जोड़ता है। इसे अभियांत्रिकी यानी इंजीनियरिंग का एक अनूठा चमत्कार माना जाता है। यानी इंजीनियरों का एक अनूठा चमत्कार है जो इस तरीके की एक असंभव कार्य को संभव किया है। यह रेल मार्ग जो है वो 146 छोटी बड़ी नदियों और धाराओं को तथा 2000 पुलों को एवं 91 सुरंगों को पार करता है। वो है ना अनूठा बच्चों। इस मार्ग पर एशिया की सबसे लंबी सुरंग है 6.5 किलोमीटर लंबी,
जो सुरंगें 6.5 किलोमीटर उसमें अंदर ही अंदर गाड़ी चलती है। तो इस उद्यम में कर्नाटक, गोवा तथा महाराष्ट्र राज्य भागीदार हैं। इनके सभी की सहयोग से ये कोंकण रेलवे तट का विकास किया गया है। इसके बाद में देखिए बच्चों, आगे चलते हैं। अब आता है जल परिवहन। देखिए बच्चों, जल परिवहन यानी जलीय मार्गों के माध्यम से होने वाला परिवहन जल परिवहन कहलाता है। ये सिंपल सी परिभाषा है। तो देखिए, भारत में जलमार्ग यात्री यानी लोगों को और माल को लाने ले जाने दोनों के लिए परिवहन के लिए एक महत्वपूर्ण विधि है। यह परिवहन का सबसे सस्ता साधन है, ध्यान रखना। परिवहन का सबसे सस्ता साधन है और इस परिवहन से भारी और स्थूल सामग्री के परिवहन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। इसमें बहुत वजनदार भारी से भारी सामान, भारी से भारी मशीनें इस पर जल परिवहन के माध्यम से ही लाई जा सकती हैं। यह ईंधन दक्ष तथा पारिस्थितिकी अनुकूल परिवहन प्रणाली है। इसमें ईंधन की कम खपत होती है और प्रकृति के अनुकूल है, प्रदूषण नहीं होता। जल परिवहन जो है वो दो प्रकार का होता है। एक तो बच्चों अंतःस्थलीय जलमार्ग और दूसरा है महासागरीय जलमार्ग। अंतःस्थलीय देखते हैं। देखिए, अंतःस्थलीय यानी स्थलों के बीच में जो नदियाँ, नहरें, तालाब, झील आदि पाई जाती हैं, उनमें जो नौ संचालन होता है, नावों का संचालन होता है, वो अंतःस्थलीय जलमार्ग के अंतर्गत आता है। देखिए बच्चों, रेल मार्गों के आगमन से पहले यह परिवहन की प्रमुख विधि थी। रेल मार्ग नहीं था तो लोग इन्हीं से परिवहन होता था, छोटी छोटी नावों के द्वारा। हालांकि इसे रेल व सड़क परिवहन के साथ कठिन प्रतियोगिता का सामना करना पड़ा है। इसके अतिरिक्त नदियों के जल को सिंचाई हेतु बांट देने के कारण नदियों का जल सिंचाई के लिए बांट दिया है, नहर निकाल दी गई हैं। तो इनके मार्गों के अधिकांश भाग में नौ संचालन के योग्य नहीं रहे हैं। तो ज़्यादातर पानी की कमी हो गई नदियों में, तो इससे क्या होता है, नावों का संचालन कम हो पा रहा है। इस समय भारत में 14,500 किलोमीटर लंबा जलमार्ग जो है वो नौकायन योग्य हेतु उपलब्ध है। नौकायन किया जा सकता है, जो देश के परिवहन में लगभग 1% का योगदान है। कितना? 1%। इसके अंतर्गत नदियाँ, नहरें, पश्च जल और सक्रिय खाड़ियाँ। पश्च जल का मतलब होता है बच्चों, जो समुद्री लहरों के द्वारा किनारे को काट करके जो झील बनती हैं वो पश्च जल कहलाती हैं, खारे पानी की होती हैं। और सक्रिय खाड़ियाँ, जैसे खंबात की खाड़ी है गुजरात में, तो ये सक्रिय खाड़ियाँ आदि आती हैं। वर्तमान में 5,685 किलोमीटर, कितना? 5,685 किलोमीटर प्रमुख नदी जलमार्ग चपटे तल वाले, यानी तल इनका ऊंचा है, चपटे तल वाले व्यापारिक जलपोतों द्वारा नौकायन योग्य हैं। ठीक है, यानी व्यापारिक जलपोत जाते हैं, व्यापार करने वाले जो जहाज हैं वो आते जाते हैं, वो नौकायन योग्य है। इसमें देखो बच्चों, चित्र देख सकते हैं, इस तरीके से नौकायन होता है। इनमें लोग भी जाते हैं और इनमें माल भी जाता है। इसके बाद देखिए, देश में राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास के लिए, अनुरक्षण, उनकी रक्षा करने के लिए और नियमन यानी उनके नियम हेतु 1986 में अंतःस्थलीय जलमार्ग प्राधिकरण, अंडरलाइन कर लेना, प्राधिकरण स्थापित किया गया था। निम्नलिखित जलमार्ग सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किए गए हैं। तालिका 10.3 में इनका नाम दिया हुआ है। अंतःस्थलीय जलमार्ग प्राधिकरण ने 10 अन्य जलमार्गों को भी पहचान की है, जिनका कोटि उन्नयन किया जा सकेगा। कोटि यानी उनको रैंक दी जा सकेगी। केरल के पश्च जल कडल का अंतःस्थलीय जलमार्गों में अपना एक विशिष्ट महत्व है। ये परिवहन का सस्ता साधन उपलब्ध कराने के साथ साथ केरल में भारी संख्या में पर्यटकों को भी आकर्षित करते हैं। ये यहाँ की प्रसिद्ध एक नेहरू ट्रॉफी है, नौका दौड़, जो बलराम काली कहलाती है, भी इस पश्च जल में पुन्नामदा नाम की एक क्या कहते हैं झील है। वहाँ उस पुन्नामदा नामक झील में ये दौड़ होती है, इसी पश्च जल में आयोजित की जाती है। ठीक है, आपने जो बागी पिक्चर देखी हो तो उसमें जो नौका दौड़ होती है वो इसी का उदाहरण है। ठीक है बच्चों, नौकायन में।
इसके बाद देखिए बच्चों, ये प्रमुख थोड़े से ये जलमार्ग दे रखे हैं, राष्ट्रीय जलमार्ग, इनको पढ़ते हैं पहले। सबसे पहला है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, जो इलाहाबाद हल्दिया विस्तार 1620 किलोमीटर है। यह कौन सी नदी पर है? गंगा नदी में है। और इसको हम देख सकते हैं बच्चों, तो देखिए यह भारत के सर्वाधिक महत्वपूर्ण जलमार्गों में से एक है, जो यंत्रीकृत नौकाओं द्वारा, यंत्रीकृत यानी मशीनी नौकाओं द्वारा, जिनमें मशीन मोटर लग रही है, पटना तक साधारण नौकाओं द्वारा हरिद्वार तक नौकायन योग्य है। पटना से हरिद्वार तक पहुंच सकते हैं नावों से। यह विकासात्मक उद्देश्यों के लिए 3 भागों में विभाजित है। पहला है हल्दिया से फरक्का 560 किलोमीटर, दूसरा है फरक्का से पटना 460 किलोमीटर, और पटना से इलाहाबाद 600 किलोमीटर। तो इस तरीके से ये 1620 किलोमीटर लंबा नदी मार्ग है। इसके बाद दूसरा है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2, जो सदिया से धुबरी विस्तार 891 किलोमीटर है। ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है बच्चों। ब्रह्मपुत्र नदी स्टीमर द्वारा डिब्रूगढ़ असम 1384 किलोमीटर तक ये नौकायन योग्य है, जिसका भारत और बांग्लादेश जो है वो साझेदारी से प्रयोग करते हैं। तीसरा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3, कोट्टापुरम कोलम विस्तार, जो 168 किलोमीटर है। इसके अंतर्गत जो पश्चिमी तट नहर है, जो हमारे भारत के पश्चिमी तट के सारे 168 किलोमीटर के साथ चंपाकार 14 किलोमीटर तथा उद्योग मंडल नहर 23 किलोमीटर आती है। तो ये 2 नहरों से मिलकर बना है, इसमें भी परिवहन होता है। चौथा है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4, जो काकीनाडा तथा पुडुचेरी नहर स्ट्रेच के साथ साथ गोदावरी और कृष्णा नदी का विशेष विस्तार है। ये काकीनाडा, जो कि 1078 किलोमीटर लंबा है। 5वां राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5, जो मातई नदी, महानदी के डेल्टाई चैनल, ब्राह्मणी नदी और पूर्वी तटीय नहर के साथ साथ ब्राह्मणी नदी का विशेष विस्तार है यहाँ, जो 588 किलोमीटर फैली हुई है। तो ये भारत के प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या हैं बच्चों, जिनको हम देख सकते हैं। इसके बाद में जो महासागरीय जलमार्ग है उसको देखते हैं। देखिए महासागरीय मार्ग, तो देखिए महासागरीय मार्ग का मतलब होता है जो महासागरों से परिवहन होता है। भारत के पास द्वीपों सहित, भारत की द्वीपों सहित जो समुद्र तटीय रेखा की लंबाई है वो 7517 किलोमीटर लंबा व्यापक समुद्री तट है, जिस पर 12 तो बड़े बंदरगाह और 185 छोटे बंदरगाह इन मार्गों को संरचनात्मक आधार प्रदान करते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था के परिवहन क्षेत्र में जो महासागरीय मार्गों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भारत में भार के अनुसार यानी वजन के अनुसार लगभग 95% तथा मूल्य के अनुसार 70% जो विदेशी व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो होता है वो महासागरीय मार्गों के द्वारा ही होता है। अंडरलाइन कर लेना बच्चों। ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के साथ साथ इन मार्गों का उपयोग देश की मुख्य भूमि तथा द्वीपों के बीच में परिवहन के लिए भी होता है। तो एक देश से दूसरे देश में व्यापार जो होता है ज़्यादातर बड़े बड़े भारी सामान का वो महासागरीय जलमार्गों के द्वारा होता है बच्चों। इसके बाद में हम कल पढ़ेंगे वायु परिवहन से। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।